भारत और ऐश्वर्या के एजेंडा में आज पूछ रहा है पूरा भारत आर गन्स बैक इन मुंबई। क्या बंदूकों का राज महाराष्ट्र में वापस आ गया? और यह टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। महाराष्ट्र में इलेक्शन है, उससे पहले कोई बोल रहा है लॉरेंस बिश्नोई का गैंग, द बी गैंग, बी गैंग पूरे मुंबई महाराष्ट्र में डंका बोल रहा है। कोई बोल रहा है बी गैंग ने डी गैंग को खत्म कर दिया। एक गैंग, द गैंग की बातें, बंदूकों की बातें, ओपन एनकाउंटर की बातें। कोई आता है धमकाता है, कोई और आता है उसको धमकाता है। आजकल सोशल मीडिया हो गया है, रैली करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक आदमी अपने कमरे से बैठ के कोई भी वीडियो कुछ भी बना देता। और ये सब तब हो रहा है जब महाराष्ट्र में इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं। महाराष्ट्र में इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं दर्शकों। ये तब हो रहा है जिस व्यक्ति को मारा गया वो सिर्फ एक बहुत पॉपुलर व्यक्ति नहीं, वो सिर्फ एक बॉलीवुड या सलमान खान से कनेक्टेड व्यक्ति नहीं, वो सिर्फ बिल्डर लॉबी का व्यक्ति नहीं, वो एक पॉलिटिशियन भी था। इलेक्शन लड़ते थे बाबा सिद्दीकी, अब उनके बेटे जीशान सिद्दीकी लड़ेंगे। और वो रूलिंग पार्टी अजीत पवार एनसीपी, यानी एनसीपी का अजीत पवार फैक्शन जो कि सत्ता में है, उसके नेता थे। उनको सरेआम मुंबई की सड़कों पे मार दिया जाता। तो आज जब सुधांशु त्रिवेदी बैठेंगे तो मेरा सबसे बड़ा सवाल है उनसे कि देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री, उनके दो उप मुख्यमंत्री, अगर ये तिकड़ी महाराष्ट्र को सुरक्षित नहीं रख सकती तो कौन रख सकता है? महाराष्ट्र दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये महाराष्ट्र का चुनाव। सिर्फ इस अलायंस के लिए नहीं, क्योंकि ये बात सबको पता है कि अगर हार गए तो ये जो हंसते हुए चेहरे हैं ये बिखर जाएंगे। चाहे सुधांशु त्रिवेदी जितना भी मना कर लें, आज ये रियलिटी है। अभी एक अलग पॉलिटिकल इक्वेशन महाराष्ट्र की चल रही थी। देवेंद्र फडणवीस वर्सेस उद्धव ठाकरे, अजीत पवार वर्सेस शरद पवार, एकनाथ शिंदे वर्सेस राहुल गांधी। इस सब के बीच में ये लॉरेंस बिश्नोई आ गए और लॉरेंस बिश्नोई दे दनादन बंदूकें चला रहे हैं, विधायकों को मार रहा है। बाबा सिद्दीकी को मार दिया जाता है उन्हीं के दफ्तर के बाहर। मेरा गला थोड़ा खराब है आज। मार दिया जाता है, उनके बेटे खड़े होते हैं, जीशान, वो भी बहुत पॉपुलर है। किसी और बिल्डर का नाम लेते हैं, बिल्डर लॉबी का नाम लेते हैं, एसआरए प्रोजेक्ट का नाम आता है। एक ऐसे इन्फेमस व्यक्ति का नाम हर एक महाराष्ट्र के राजनेता की जुबान पर है, जो एक बार जेल जा चुके हैं, विदेश में है, बिल्डर लॉबी से है, और कहा जाता है शरद पवार जी के बहुत करीब है। ये सबको पता है, लेकिन फिर भी महाराष्ट्र के इलेक्शन है तो सब चुप है। देखिए, बात महाराष्ट्र के इलेक्शन की इसलिए हो रही है क्योंकि हरियाणा में जो हुआ उसके बाद महाराष्ट्र का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, बीजेपी के लिए भी और कांग्रेस के लिए। बीजेपी कह रही है हमारा समा बंधा हुआ है, हम जब हरियाणा जीत सकते हैं तो महाराष्ट्र तो हम जीतेंगे ही भाई। हमारे पास एकनाथ शिंदे है, हमारे पास अजीत पवार है, हमारे पास देवेंद्र फडणवीस है। उद्धव ठाकरे को हम नहीं जीतने देंगे। पर वहां ये सरेआम बंदूक, गोली, पॉपुलर लोगों को मारा जाना, खुलेआम धमकी, वो ये फिर कहीं ये दाऊद गैंग वाला समय वापस तो नहीं आ रहा। बस डी की जगह बी हो गया, ड की जगह ब हो गया। आगे गैंग है, बंदूकें वही हैं, मॉडल बदल गए हैं, शूटर बदल गए हैं, काम वही हो रहा है, उगाही हो रही है, बंदूकें चल रही हैं। और यहां पे ये सीधा इलेक्शन से इसलिए जुड़ जाता है दर्शकों क्योंकि बड़े बड़े नाम हैं। आप सोचिए ना, बाबा सिद्दीकी, सीधा नाम सलमान खान से जुड़ता है, बहुत बड़े स्टार है बाबा सिद्दीकी। सीधा नाम अजीत पवार से जुड़ता है, सीधा नाम
कई और राजनेताओं से जुड़ता है, और उसके बीच में बीजेपी बोलती है कि हम एक क्लियर पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। कैसे करेंगे आप पकड़ पाए शूटर्स को, बाबा सिद्दीकी के? विपक्ष कह रहा है, सुधांशु त्रिवेदी जी, कि आप महाराष्ट्र की राजनीति में, अगेन कमिंग टू पॉलिटिक्स ऑफ इट, क्योंकि आखिरकार ध्यान रखिएगा, इस सब की जड़ राजनीति है। ग्राफिक्स चेंज शर्मा, इस सब की जड़ राजनीति है। महाराष्ट्र में दो गुट हैं, ये दो गुट साफ है, जनता को पता है। शुरुआत में दिक्कत हुई थी, अजीत पवार किधर है, शरद पवार किधर है, अब समझ आ गया। एकनाथ शिंदे शिवसेना किधर है, उद्धव ठाकरे शिवसेना किधर है, समझ आ गया। लोग अब आइडेंटिफाई करते हैं ये दो अलग गुट है। ये इन दोनों गुटों के बीच में ये बंदूक का गुट जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। ये सत्तारूढ़ पार्टी को भी समझना होगा और विपक्षी दलों को भी समझना होगा। ये जो कहना है, गो बैक टू द ग्राफिक, कि आप इस एक घटना को लेके अगर सत्ता में बैठी बीजेपी को और एनडीए को घेरना चाहते हैं, तो आपको भी समझना पड़ेगा कि जब आपकी सत्ता थी तो क्या हो रहा था, भारतीय जनता पार्टी के लिए महाराष्ट्र कितना महत्वपूर्ण है, यह आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह तीनों नेताओं को एक साथ बुलाकर, जो एक समय पे एक दूसरे के चिर प्रतिद्वंद्वी थे, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार, ये इन तीनों के राजनीतिक दुश्मन रह चुके हैं, बट ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ अमित शाह। सिर्फ और सिर्फ अमित शाह के चलते ये तीनों एक साथ हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और मैं नहीं कहता कि शुरुआत में ये तीनों इतने ही खुश होंगे जितने इस समय अमित शाह जी से मिलते हुए ये तीनों अलग अलग नेता होते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ अमित शाह ये तीनों एक साथ है, और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, ये सबको पता है। एकनाथ शिंदे का डिप्टी बनना देवेंद्र फडणवीस के लिए कोई बहुत गौरवान्वित की बात नहीं है, लेकिन हुआ किस लिए? फॉर द लार्जर गुड, बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने एक्सेप्ट किया। अजीत पवार, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस एक साथ, कोई सोच सकता था? इन द वाइल्डेस्ट पॉलिटिकल ड्रीम्स नो, बट राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं, और ये अमित शाह ने करके दिखाया। इसीलिए ये तीनों नेता जानते हैं कि महाराष्ट्र में इन तीनों नेताओं का जीतना कितना महत्वपूर्ण है। उस तरफ उद्धव ठाकरे हैं। उद्धव ठाकरे कहते हैं एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री बनने के लिए हमारा भरोसा तोड़ा, बाला साहब का वचन तोड़ा। एकनाथ शिंदे शिष्य हैं, उद्धव ठाकरे पुत्र हैं। ये शिष्य और पुत्र की लड़ाई में शिष्य कहता है मैं अपने गुरु की राह पे चल रहा हूं, मैं कांग्रेस से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। पुत्र कहता है मुझे मुख्यमंत्री बनना है। यह आरोप है एकनाथ शिंदे का कि उनके पुत्र मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस, जिनकी तरफ कभी स्वर्गीय बाला साहब जी ने देखा भी नहीं था और क्या क्या नहीं कहा कांग्रेस के लिए, उसके साथ हाथ मिला लिया। तो कैसे वो शिवसेना है? तो ये शिष्य और पुत्र की लड़ाई में ये बीच में बंदूकें भी लहराने लगी हैं महाराष्ट्र में। सुधांशु त्रिवेदी जी, ये आपके लिए बहुत चिंताजनक बात होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देश की फाइनेंशियल कैपिटल महाराष्ट्र में, लेकिन शुरुआत कर रहा हूं ये शिष्य और पुत्र की लड़ाई में। अनुराग भदौरिया, ओमकारेश्वर पांडे, ब्रिजभूषण, आप सबका बहुत बहुत, ब्रिजमोहन जी और किशोर तिवारी जी। सुधांशु जी, ये शिष्य और पुत्र की लड़ाई में शिष्य कह रहा है मैं ठीक, पुत्र कह रहा है मेरे पास लेगेसी है स्वर्गीय बाला साहब की। शिष्य कह रहा है मैं स्वर्गीय बाला साहब की राह पे चल रहा हूं। जनता कह रही है भाई हमें डिसाइड करने दो। उसके बीच में अब ये बंदूकें लहराने लगी हैं। ये कह रही है जनता नहीं, हम डिसाइड करेंगे कौन सही कौन गलत। सुधांशु जी, महाराष्ट्र की सिचुएशन बहुत पेक्युलर हो गई। भाई हमें डिसाइड करने, उसके बीच में जी सुधांशु जी को शायद ऑडियो की दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा क्रैक होके आ रही है। इनसे कहिए दोबारा कनेक्ट करें, कुछ ढंग से समझ। एब्सोल्युटली सुधांशु जी, मैं आपके पास आ रहा हूं 30 सेकंड में, तो मैं बाकियों से डिबेट शुरू कर रहा हूं और 30 सेकंड के अंदर उनका ऑडियो दोबारा कनेक्ट कीजिए। किशोर तिवारी जी बताइए मेरे को, बताइए ब्रिजमोहन, ये क्या हो रहा है महाराष्ट्र में? किशोर जी देखो ऐश्वर्या जी बोलिए। ये बात तो खुल के आई है क्या कि बीजेपी के करीबन 60% बंबई के और थाना के विधायक ये सारे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। इतना क्या महाराष्ट्र के अच्छा, आपके नहीं है कोई भी? एकनाथ शिंदे भी नहीं, आपके नहीं है कोई भी में शामिल है।
आपके नहीं है कोई भी? अरे हमारे ब्रिजमोहन भी जी को भी है। देखिए। हाँ? ये हमाम में सब नंगे हैं। हाँ, ये बोलो, हमाम में सब बराबर है। सारे में शामिल है। हाँ। उनको उनके नाम पहले डिक्लेयर करो। सुधांशु जी को भी ये रखो बात भाई। बहुत गलत चल रही है। क्या गलत कर? ये लोग पहले एमएलए बनते, फिर बिल्डर बनते, पहले बिल्डर बनते, फिर एमएलए बनते। आपके गुमान सुधांशु जी का ऑडियो ठीक हुआ नहीं हुआ? प्रभात लोढ़ा सुधांशु जी का ऑडियो ठीक? अरे उनका क्या ऑडियो ठीक होगा, पूरे बीजेपी का ऑडियो खराब हो गया है। मेरी बात सुनो तुम। ये बिल्डरों की गैंगवार देवेंद्र फडणवीस चला रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस बाबा सिद्दीकी के कातिल को बचा रहे हैं। आपको समझ आ रहा है आप क्या कह रहे हैं? आपको समझ आ रहा है? कर रहा हूं मैं, किशोर तिवारी जी कर रहा हूं। आप नेशनल टेलीविजन पे पूछता है रिपब्लिक भारत पे आप बोल रहे हैं देवेंद्र फडणवीस इन सबको सपोर्ट कर रहा है। आपको पता है आप क्या कर रहे हैं? आपको पता है आप क्या कर रहे हैं? ऐश्वर्या मुझे पता है। क्या आपको पता है किस व्यक्ति पे आरोप लगा है? वो व्यक्ति शरद पवार के कितना करीब है? आपको पता है वो व्यक्ति देश से बाहर है, एक समय दूसरे इशू में वो व्यक्ति जेल में था। अब बात समझिए। अपडेट करे, पुलिस अपडेट नहीं कर रही। ऐश्वर्या सुधांशु जी क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? केवल रिपब्लिक भारत ही बोल रहा है। अरे क्या सुधांशु जी पूरे बिल्डर लाके जमा कर लिए। मंगल प्रभात लोढ़ा का इंटरेस्ट है, गौतम अडानी का इंटरेस्ट है, शिवालिक बिल्डर का भी इंटरेस्ट है। और बोलिए भाई, मैं आपको चांस दे। ये महाराष्ट्र की जनता के इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए। महाराष्ट्र, एक सेकंड किशोर जी, नाउ काम डाउन। सुधांशु जी, ये महाराष्ट्र की राजनीति में अचानक, मैं तो शिष्य वर्सेस पुत्र कर रहा था कि शिष्य कह रहा है कि मैं बाला साहब की लेगेसी को आगे ले जा रहा हूं, पुत्र कह रहा है मैं। शिष्य कह रहा था कि मैंने वो किया जो मेरे गुरु ने मेरे को सिखाया। पुत्र ने कहा कि मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं, कांग्रेस से कर रहा हूं, लेकिन मुझे सीएम बनना है। ये अचानक ये दूसरी बातें होने लगी हैं जब से बाबा सिद्दीकी का ओपन मर्डर हुआ है। ये हो क्या रहा है सुधांशु जी? धिक्कार हो। बीच में नहीं किशोर जी, रिलैक्स। कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं, कांग्रेस से कर रहा हूं, लेकिन मुझे सीएम बनना है। ये अचानक ये दूसरी बातें होने लगी हैं जब से बाबा सिद्दीकी का ओपन मर्डर हुआ है। ये हो क्या रहा है सुधांशु जी? ऐश्वर्य जी अब उनसे कहिएगा फोन पैच ना करें, मैं टीवी से सुन के बोल रहा हूं, बीच में डिस्टर्ब ना करें फिर कॉल करके, जब बात पूरी हो जाए तब वो फिर यार। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं जो अभी मैंने किशोर जी को सुना। किशोर जी आप बहुत कुछ बोल रहे थे, आप तो भूल गए आप तो महाराष्ट्र की वो सरकार हैं जहां के होम मिनिस्टर के ऊपर उगाही करने के लिए किसने कहा था? पुलिस कमिश्नर ने आरोप लगाया था कि आपका होम मिनिस्टर 100 करोड़ रुपए महीने की उगाही करने की बात कर रहा था, और उसके बाद होम मिनिस्टर अरेस्ट और पुलिस कमिश्नर फरार। आई थिंक इन द इंटायर हिस्ट्री ऑफ द कंट्री ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिला हो कि गृह मंत्री के ऊपर उगाही का आरोप पुलिस कमिश्नर यानी सर्वोच्च अधिकारी लगा रहा हो, और गृह मंत्री आरोपित होकर गिरफ्तार होने की स्थिति में और पुलिस कमिश्नर फरार होने की स्थिति में। इसलिए साहब आप लोगों के मुंह से जब आप ये बात कहते हैं तो जरा गौर से सोचना चाहिए। जहां तक हमारी बात, हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, सतर्कता के साथ अपराध को नियंत्रण करने के लिए प्रतिबद्ध है और सरकार कठोरता के साथ कार्रवाई कर रही। परंतु अब जो विरासत की मैं बात कहना चाहता हूं, सोचिए सर क्या दौर था जब स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में हमारा और आपका गठबंधन साथ साथ होता था। हमें याद है कि उनका एक इंटरव्यू अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, अब अवेलेबल है, पुराना इंटरव्यू कोई जाके देख सकता। उनसे कहा गया कि आपके ऊपर आरोप है, कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि मुंबई के दंगों में आपका हाथ है। तो बाला साहब ठाकरे जी का जवाब था हाथ नहीं पैर है, क्योंकि कुछ लोग पैर की भाषा समझते हैं। साहब बाला साहब ठाकरे जी के पैर की धमक से जो इलाके दहल जाया करते थे या जहां आंखें झुक जाया करती थी, वहां आज आप याचक बन के खड़े हैं और उन्हीं सीटों को बंटवारे में मांगना चाह रहे हैं कि हमें ज्यादा वो सीटें मिल जाएं। तो मुझे लगता है कि जो गद्दारी का आरोप लगा रहे हैं उससे ज्यादा अगर बाला साहब ठाकरे जी की विरासत और विचार के साथ गद्दारी हुई है,
विचारधारा और विरासत के साथ गद्दारी हुई है तो आपकी पार्टी ने की है साहब। कुर्सियां आती जाती रहती हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, विचार नहीं बदलना चाहिए। जैसे हिंदुत्व तो हमने कभी नहीं छोड़ा 73 साल में, मगर अफसोस आप लोगों की भाषा क्या हुआ करती थी और अब क्या हो गई। आप उन लोगों के साथ खड़े हैं जिनका मुस्लिम लीग से गठबंधन है केरल में, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी के साथ गठबंधन है बंगाल में। तो मुझे लगता है कि ये बातें बहुत सोच विचार कर करनी चाहिए कि आप जिन लोगों के साए में खड़े हैं उन्होंने आपकी विरासत के साथ क्या किया था और आप अपनी विरासत के साथ क्या न्याय कर रहे हैं केरल में। सवाल इससे पहले मैं डिबेट खोल रहा हूं, ओमकारेश्वर जी आ रहा हूं। किशोर तिवारी जी आपने बोले ओनली मेन सुधांशु जी। सुधांशु जी ये दो पिक्चर्स हैं सामने, आपके पास 30 सेकंड बाद ऑडियो पहुंच रहा है क्योंकि वो कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। आप उसको ऑडियो ठीक करा लीजिए, मैं तब तक सवाल करता हूं। एक तरफ शिष्य एक तरफ पुत्र है। शिष्य कहता है मैंने पार्टी इसलिए तोड़ी क्योंकि जो बाला साहब ने मुझे सिखाया था, स्वर्गीय बाला साहब ने, मैं वो ही करूंगा। पुत्र कहता है कि मेरे को कुर्सी चाहिए। शिष्य कहता है मैं कुछ भी कर लूंगा, कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा कांग्रेस के साथ क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे सिखाया था। पुत्र कहता है आई हैव नो प्रॉब्लम, मेरे को सत्ता पे आना है, मैं कुछ भी करूंगा। जनता को पुत्र जाता है जनता के पास और कहता है देखो मेरे साथ विश्वासघात हुआ है, मेरी पार्टी तोड़ दी इस आदमी ने क्योंकि बीजेपी यानी आपकी पार्टी ने सुधांशु जी उनको यह मोह दिया कि देवेंद्र फडणवीस जैसे कद्दावर नेता को आप डिप्टी सीएम बना देंगे लेकिन शिष्य को आप सीएम बनाने को तैयार है। ये उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में हर रैली में ये या उनके पुत्र या उनके नेता बोलते हैं कि सिर्फ सीएम बनने के लिए शिष्य ने पार्टी तोड़ दी। सुधांशु जी। ऐश्वर्य जी मैं याद दिलाना चाहता हूं स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी का एक और वीडियो अवेलेबल है जिसमें वो बोल रहे हैं जब हमारी उनके साथ गठबंधन सरकार थी और उद्धव ठाकरे जी युवा नेता के रूप में बैठे हुए हैं और राज ठाकरे भी बैठे हैं। और बाला साहब ठाकरे जी का ये बयान है, ये उद्धव और राज दोनों बैठे हैं, मैं जब चाहूं तो ये दोनों सरकार में जाके मंत्री बन सकते हैं पर ठाकरे परिवार का कोई व्यक्ति सरकार में नहीं जाएगा। ये स्टेटमेंट था उनका। और उस चीज का प्रभाव क्या होता था कि जब पहली सरकार बनी थी और मनोहर जोशी चीफ मिनिस्टर थे, उनसे पत्रकारों ने पूछा कि आपके ऊपर आरोप है कि आप बाला साहब ठाकरे जी के रिमोट से चलते हैं, तो मनोहर जोशी ने कहा हां मैं श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी के रिमोट से चलता हूं। ये नैतिक दबाव था, ये धमक थी, ये प्रभाव था, ये सम्मान था, ये श्रद्धा थी। परंतु अब क्या स्थिति हो गई कि उद्धव ठाकरे जी दो रिमोट से चल रहे थे, एक कांग्रेस का रिमोट था, एक एनसीपी का रिमोट था। तो यह बहुत साफ समझ में आता है कि किसने किस विरासत के साथ और किसने किस विचार के साथ क्या। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, हमने सदैव बड़ा हृदय दिखाया है। आज बताइए महाविकास आघाड़ी में यही कहा जा रहा है जिसकी सीटें ज्यादा होंगी उसका सीएम बनेगा। हमारी सीटें शिवसेना से 2 गुनी ज्यादा थी और फिर वो कह रहे हैं कि सीएम होना चाहिए, जबकि बाला साहब ठाकरे जी के जमाने से एग्रीमेंट था कि जिसकी सीटें ज्यादा होंगे। और आप देखिए महाराष्ट्र के बाहर जाइए, हमने उत्तर प्रदेश में 67 सीटें थी बसपा की और 178 हमारी, हमने मायावती को सीएम बनाया 2 बार। कर्नाटक में जेडीएस की 40 सीटें, आई एम टॉकिंग 2006 जी जनवरी, डेट के साथ कोई जाके चेक कर ले, और 84 विधायक हमारे 200 की विधानसभा में, 84 बीजेपी और 40 वो, हमने उनको बनाया। हम बड़े हृदय से काम करते हैं, मगर अफसोस आप कुर्सी के लिए उधर चले गए और आज वो कुर्सी नसीब होती नजर नहीं आ रही है। नहीं, लेकिन आप पे आरोप यह है, इससे पहले कि मैं ओमकारेश्वर जी, अनुराग भदौरिया बहुत बेआबू हो रहे हैं आपसे सवाल पूछने के लिए, लेकिन यह है सुधांशु जी, वो कह रहे हैं कि आपने इसलिए दुगनी सीट होते हुए भी एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि आपको उनको उद्धव ठाकरे से अलग करना था। यह उद्धव ठाकरे का ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। ये उद्धव ठाकरे खुले में कहते कि एकनाथ शिंदे लालच में गए। एकनाथ शिंदे का काउंटर है कि मैं सिर्फ इसलिए गया क्योंकि मेरे गुरु के आदर्शों के खिलाफ उनके पुत्र जा रहे थे, मैं उनके आदर्शों के खिलाफ नहीं जाऊंगा। तो हाउ डू यू सी, आरोप आप पे लगता है कि आपने शिवसेना को तोड़ा, आपने बाला साहब के शिष्य को तोड़ा, पुत्र से अलग किया महाराष्ट्र की गद्दी के लिए। देखिए इस विषय पे हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी एक वाक्य में जवाब दे चुके हैं। जो उन्होंने बोला था वो वाक्य पूर्णतः सारगर्भित है। न हमने शिवसेना को तोड़ा, न एनसीपी को तोड़ा। एक पार्टी पुत्र मोह में टूटी, एक पुत्री मोह में टूटी, बस बात खत्म हो गई। जब उद्धव ठाकरे जी के लिए, जहां शिवसेना बाल ठाकरे जी के लिए परिवार हुआ करती थी, उनके लिए उद्धव ठाकरे जी का समय आते हुए परिवार ही शिवसेना हो गया, तो पार्टी टूट गई।
और शरद पवार जी की पार्टी पुत्री मोह में टूटी। तो भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है, एक पार्टी पुत्र मोह में टूटी, एक पुत्री मोह में टूटी है। उन्हें आत्मावलोकन करना चाहिए बजाय बाहरी आरोप प्रत्यारोप लगाने के। ओमकारेश्वर जी ये भी एक ओके, ओमकारेश्वर जी आपका काउंटर, उसके बाद मैं सवाल करता हूं। ओमकारेश्वर जी, ओमकारेश्वर पांडे जी, ब्रिज किशोर जी आ रहा हूं, रिलैक्स। प्रोफेसर सुधांशु त्रिवेदी एक न सिर्फ बीजेपी के अच्छे प्रवक्ता हैं बल्कि अच्छे इतिहासकार भी हैं, ऐसा लगता है। हमेशा इतिहास के उनके जो रेफरेंसेस हैं बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। और उन्होंने ठीक कहा कि बीजेपी ने आगे बढ़ के मायावती को उत्तर प्रदेश में, जेडीएस को कर्नाटक में, उससे भी ज़्यादा याद दिला दूं बिहार में नीतीश कुमार को भी बनाया। लेकिन बीजेपी पे आरोप ये भी लगता है कि जिस को वो साथ बढ़ के आगे करते हैं वो बाद में वो पार्टियां जो हैं वो अपना जनाधार खो बैठती हैं। अब पता नहीं इसमें बीजेपी का कितना रोल है। एक शेर मुझे याद आ रहा है, अगर दुश्मन भी मिल जाए तो करो झुक के सलाम, पहले खुद झुकता है औरों को झुकाने वाला। तो मुझे लगता है कि बीजेपी भी शायद इसी फार्मूले पे चलती है कि पहले तो झुक जाती है लेकिन वो अच्छी तरह से आगे झुका देती है। महाराष्ट्र में जो स्थितियां हैं, पहले जो सिनेरियो था वो प्रो एनडीए दिखाई दे रहा था या प्रो महायुति की तरफ दिखाई दे रहा था। जब शरद पवार के लोग भी टूट के इधर आए, जब शिवसेना के लोग भी इधर टूट के आए। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थितियां हैं उसमें इधर के, खासतौर से मैं एनसीपी के जो अजित पवार गुट है उसके 3 विधायक उधर जा चुके हैं शरद पवार में, चौथे शोलापुर से बबन की बात चल रही है और लोग भी विचलित हैं। तो जो स्थितियां वहां नजर आ रही हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है और मुझे लगता है कि इस चुनाव में टक्कर कांटे की होगी। महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों की अपनी अपनी समस्याएं भी हैं, तैयारियां भी हैं। देखना होगा कि वो दोनों में कौन प्रूव कर पाता है कि असली शिवसेना किसकी है, क्योंकि लोकसभा चुनावों तक तो ये फैसला नहीं हो पाया कि शिवसेना शिंदे की है या शिवसेना उद्धव ठाकरे की। हालांकि उद्धव ठाकरे गुट ने अच्छे सीटें ली लोकसभा चुनाव में और शिंदे गुट ने भी करीब करीब अपना किला बचाया, 2 सीटें ज्यादा हासिल कर पाए। तो इस बार का चुनाव जो है ये फैसला जरूर करेगा। पवार गुट का जहां तक सवाल है उसने साबित कर दिया है कि शरद पवार ही असली एनसीपी हैं और अजित पवार को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। अभी भी उनके गुट के लोग जो है शरद पवार की तरफ ज्यादा दिखते हैं। तो ये देखना होगा कि इस चुनाव में क्या रुख रहता है। अनुराग भदौरिया जी, आपकी तो अलग ही फाइट चल रही है। आपके पार्टी के प्रदेश के नेता अबू आजमी साहब, मैंने बात करने की कोशिश की, बिजी थे, रैली में जा रहे थे, वो कह रहे हैं 5 सीट दे दो नहीं तो 25 पे लड़ूंगा। कांग्रेस तो हमेशा गड़बड़ करती है, आपको तो बीजेपी की जरूरत ही नहीं है। आप और कांग्रेस तो अपने आप में साथ भी हैं और खिलाफ भी हैं। अबू आजमी साहब कह रहे हैं 5 सीट दे दो नहीं तो 25 पे लड़ूंगा और बागी खड़ा कर दूंगा अगर 5 सीट नहीं दी तो। ये कांग्रेस हमेशा लेट करती है इसलिए गड़बड़ हो रहा है। और उनकी अगर आपने स्पीच पढ़ी हो तो आपको समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। लेकिन मेरे को वो बंदूक कल्चर बैक, गन्स आर बैक इन महाराष्ट्र पे भी आपकी प्रतिक्रिया चाहिए प्रोफेसर साहब जी। बोलूंगा, मुझे 2 मिनट आराम से सर बोलिए। मैं शुरू किया कि हमारी विचारधारा जिनको उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं, मंत्री बना देते हैं, ये इनकी विचारधारा है। इनकी विचारधारा कैसी है? जो पीडीपी के साथ मिलकर इन्होंने सत्ता चलाई 3 साल, क्या इनकी विचारधारा पीडीपी के साथ मिलती है? क्या विचारधारा चौटाला पार्टी के साथ मिलती है जिनके साथ इन्होंने सत्ता चलाई? या इनकी विचारधारा एनसीपी के साथ मिलती है या विचारधारा जिनके साथ मिलकर सत्ता चलाते हैं उनके साथ तो इनकी विचारधारा मिलती है? तो बता के जाइएगा। हिंदुत्व की बात की, क्या हम हिंदुत्व की राजनीति करते हैं? आप हिंदुत्व की बात कहाँ करते हैं भैया? हिंदुत्व कब नफरत की बात सिखाता है? हिंदुत्व कब आपको सिखाता है कि प्रेम की भाषा नहीं बोलनी चाहिए? हिंदुत्व कब सिखाता है कि एक दूसरे में डिवाइड एंड रूल करना चाहिए? हिंदुत्व हमें तो सत्य की बात सिखाता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, सबको अपने बनाने की बात करता है। तीसरा आपने बोला बड़ा दिल। अब बड़ा दिल आप कहाँ दिखाते हैं बताइए? कौन सा बड़ा दिल है आप में? अगर बड़ा दिल आपने दिखाया होता तो निषाद पार्टी को कुछ सीटें देते आप, राजवर्ष जी को कुछ सीटें देते आप, कुछ अपना दल को भी देते। निषाद जी बेचारे 4 दिन तक पड़े रहे, आपने एक दिन भी उनको नहीं दी। कहाँ बड़ा दिल दिखाया? किशोर जी, बड़ा दिल बोलते हैं क्या? तो सवाल अनुराग भदौरिया जी, मैंने आधिकारिक तौर पे अभी दोबारा चेक करा है, आपने बीजेपी ज्वाइन नहीं की है, आप समाजवादी पार्टी में। मैं आपसे आपके महाराष्ट्र के अध्यक्ष अबू आजमी साहब के बारे में पूछ रहा हूं। आपको बीजेपी की आवश्यकता नहीं है माननीय, आपके नेता खुद कांग्रेस को बोल रहे हैं 5 दे दो नहीं तो 25 पे लड़ूंगा।
कांग्रेस की वजह से हारते हैं, कांग्रेस हमेशा डीले करती है। मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं, माननीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी अनुराग भदौरिया। आप मुझे मेरी बात सुनिए, मैं तो आपको उसमें आपका जवाब प्रतिक्रिया देता और दूंगा भी, लेकिन आप बोलने क्यों नहीं दे रहे भाई? अगर मैंने 1 मिनट बीजेपी की, चूंकि हमारी लड़ाई बीजेपी से, बीजेपी के पोल खोलने लगे तो आप बीच में कूद पड़े। भाई आप क्यों कूद पड़े बीच में? भाई आपको क्या दिक्कत थी? मैं तो जवाब दे रहा था ना, आपने कहा था 2 मिनट तक हम आपको टाइम दे रहे हैं, तो मैं अपना 1 मिनट बोलता, 1.5 मिनट फिर आपको जवाब दे देता। सवाल यह है कि भारतीय, पता नहीं कहां आपने मेरा काट दिया होगा, आवाज कहां गई होगी, हिंदुत्व पे, विचारधारा पे, बड़े दिल पे हमने सब बोला, पता नहीं कहां गई कि नहीं गई, यही तो दिक्कत है। अब सवाल यह है कि देखिए, भारतीय जनता, मैं फिर बोल रहा हूं, इंडिया गठबंधन मिलके चुनाव लड़ेगा और हम सब एक हैं, हम सब साथ साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी जो आंख लगा के से देखती रहती है, इंडिया गठबंधन के नेता ने क्या बोला, अरे बोल दिया, गड़बड़ हो गई। अरे इंडिया गठबंधन के 2 नेता मिले, अरे मिले, लेकिन उन्होंने आपस में नजर नहीं मिलाई, हाथ नहीं मिलाया, गले नहीं मिले। अरे वाह, अरे गले और हाथ मिला भी लेंगे तो कहेंगे नहीं, गले हाथ मिले, लेकिन उन्होंने चाय नहीं पी, एक दूसरे से नजरें भी नहीं मिलाई, चाय पी लेंगे तो कहेंगे नहीं। आपकी और किशोर तिवारी जी की जोड़ी अच्छी है, समोसा खा लेंगे, नमकीन एक दिन ड्रामेटिक्स क्लास लेंगे आपको झांकना था। अरे भैया थोड़ी बात कर लो, रिलैक्स। मैंने बोला सुधांशु जी, झांके जा लो, रिलैक्स नाउ, थैंक यू। झांके आप जहाँ पे सुधांशु जी, रोड में आप ऑलरेडी वो टेक्निकल ग्लिच की वजह से नाराज है, आई कैन सी कि मेरा वो ऑडियो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, आई एम सॉरी अबाउट दिस। लेकिन एक रियलिटी है सुधांशु जी, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, ये जो अभी मर्डर हुआ बाबा सिद्दीकी का, ये इलेक्शंस अनाउंस होने के ठीक आसपास, वो सिर्फ एक बहुत पावर कनेक्टेड व्यक्ति नहीं थे, बॉलीवुड, बिल्डर लॉबी एंड पॉलिटिशियंस, इसके लिए एक नेगेटिव वर्ड है नेक्सस, बट वो नेक्सस का पार्ट थे। ऐसे नहीं था कि बाबा सिद्दीकी बहुत क्लीन व्यक्ति है, उनका भी अपना एक बैकग्राउंड रहा है, बट ठीक है, किसी को खुलेआम बंदूक मार देना, ऑपोजिशन कह रहा है कि आपकी सरकार है, देवेंद्र फडणवीस आपके डिप्टी सीएम, अजीत पवार आपके डिप्टी सीएम, बाबा सिद्दीकी किसके नेता थे? अजीत पवार के, एकनाथ शिंदे आपके सीएम, क्या कर रहे हैं? आर गन्स बैक इन महाराष्ट्र? क्या मुंबई में, देश की फाइनेंशियल कैपिटल में फिर बंदूकें देखेंगी? पहले डी गैंग था, अब बी गैंग आ गया। ऐसी बातें हो रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठ रहा है। सुधांशु जी, बंदूकें देखेंगे, पहले डी गैंग था, अब 20 सेकंड का डील है। ऐसी बातें हो रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठ रहा है। सुधांशु, देखिए, बाबा सिद्दीकी जी की जो हत्या हुई, उसको लेकर हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने अपनी तरफ से पूरी सतर्कता दिखाई है और सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि जो पकड़े भी गए हैं आरोपी और जो लोग होंगे उनको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। परंतु जो लोग कह रहे हैं कि गन्स वापस आ गई, वो भूल गए कि जब हमारी सरकार नहीं थी तो मुंबई में क्या था? सिर्फ गैंग वार थी क्या? ये 26/11 का हमला, ये गैंग वार का नतीजा था, या 2006 में और फिर 2011 में लोकल ट्रेन में ब्लास्ट, ये गैंग वॉर थी, या पुणे से लेके नागपुर में जो हमला हुआ था, ये सब गैंग वॉर था। लियोपोल्ड कैफे की घटना, ताज पे हमला, वो सब गैंग वॉर था जनाब। वो दौर देखा है महाराष्ट्र ने, और उसके बाद सर शर्म से झुक जाना चाहिए कि नवंबर 2008 में 26/11 का हमला होने के ठीक 9 महीने के अंदर जुलाई 2009 में शर्मल शेख में पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया जाता है कि शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी आतंकवाद की घटनाओं से, और उसमें बलूचिस्तान को हिस्सा बना लिया जाता है। यानी उसने हमें मुंबई हमले के जो मास्टरमाइंड थे, लश्कर-ए-तैयबा का आरोप स्वीकार नहीं किया, हमने बलूचिस्तान में अपना इन्वॉल्वमेंट मान लिया। मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्मसार करने वाला स्टैंड नहीं हो सकता था। और मैं याद दिला दूं अपने अपोनेंट्स को कि बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 के अपने भारत के दौरे पर मनमोहन सिंह जी से बात के आधार पर लिखा कि 26/11 के मुंबई हमले के बाद भारत की सेना एक बड़ी कार्रवाई करने को तैयार थी, परंतु तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सोचा कि उससे उपजे वातावरण से भाजपा को फायदा ना हो जाए, इसलिए कार्रवाई नहीं की। और महाराष्ट्र के बाहर आइए तो कौन सा ऐसा इलाका था जहां धमाके नहीं होते थे? चंडीगढ़ से लेकर गुवाहाटी तक, और लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, जयपुर, हैदराबाद, चेन्नई, इंदौर, कहां धमाके नहीं होते थे? आज वो जम्मू कश्मीर के 4 जिलों तक हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आपने देखा है कि लोकसभा चुनाव के बाद थोड़ा ताकत बढ़ गई है कुछ ताकतों की,
तो प्लेन में धमकी भी दिखने लगी है, और ट्रेनों के ट्रैक के ऊपर कोई आके गैस का सिलेंडर भी रख दे रहा है। तो दिल्ली में स्कूलों के धमकी वाले फोन आने लगे हैं। वो लोगों को जोश आ गया है, कुछ शक्तियां मजबूत हो गई हैं और उनको लगने लगा है कि वो बहुत मजबूत हो गई हैं, तो सरकार के खिलाफ तो ये सारी घटनाएं दिखने लगी। अब दर्शकों को विवेक से सोचना चाहिए कि पिछले 3-4 महीनों में किन ताकतों के हौसले बुलंद हुए हैं, कर कुछ नहीं पा रहे हैं, मगर वो इस प्रकार की हरकतें करके माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए बाबा सिद्दीकी की घटना को केवल एक घटना के रूप में देखना एक पक्ष है, मैं कहूंगा लार्जर डिजाइन के एक हिस्से के रूप में देखना एक दूसरा नजरिया है। यह मैं दर्शकों के विवेक पर छोड़ता हूं। राइट सुधांशु जी। किशोर जी, बृजमोहन जी आया नहीं, आ रहा हूं, अब माफी चाहता हूं आपने वेट किया। किशोर तिवारी कुछ आपको काउंटर करना चाह रहे। अनुराग जी आपका ऑडियो बहुत खराब है, थैंक यू वेरी मच, मैं आ रहा हूं वापस। किशोर जी बोलिए। तो यार बोलने दो, बोलिए, कितना बोलिएगा किशोर जी, बोलिए बोलिए। अरे भाई, ये सुधांशु जी इतना प्रवचन कर रहे थे, वो प्रवचन में इसने ये नहीं बताया कि बाबा सिद्दीकी इनके पार्टी के नेता का मर्डर कैसे हुआ और रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। देवेंद्र फडणवीस को हटाओ, एकनाथ शिंदे को हटाओ। एकनाथ शिंदे तो खुद बिल्डर है, एसआरए के प्रोजेक्ट रन करते हैं। तुम्हारे मंगल प्रभात लोढ़ा एसआरए के प्रोजेक्ट रन करते हैं। अरे बिल्डरों की पार्टी बन गई है। और हमने जो जो किया है, हमने कांग्रेस से नाता जोड़ा, हमने हिंदुत्व छोड़ा, आप बोलते हैं सोनिया गांधी के गोदी में बैठ गए बोलते हैं। सुधांशु जी, जनता में हम जा रहे हैं, जनता फैसला करेगी। अरे बीजेपी को छोड़ना, यानी हमने हिंदुत्व छोड़ना। और कांग्रेस क्या छूत पार्टी है? कांग्रेस क्या पाकिस्तान की पार्टी है? कांग्रेस को तो सबसे ज्यादा विधायक मिले, सांसद मिले। अरे महाराष्ट्र में कांग्रेस से हमने नाता तोड़ा होता तो लोगों ने हमको रिजेक्ट किया होता। और जा रहे हैं हम, सुधांशु जी, और जा रहे हैं। अब आपका सुपड़ा साफ करके ही रहेंगे। ओके ओके सुधांशु जी, क्विक काउंटर। ओके, बृजमोहन जी आ रहा हूं सर। बृजमोहन जी को भी रखिए जी, बोलिए सुधांशु जी। ओके सुधांशु जी, क्विक काउंटर बस कोई 2 लाइन में सुनिए किशोर जी, यही तो समस्या है। विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस महाविकास अघाड़ी में 3रे नंबर की पार्टी थी, 3rd क्लास की पार्टी थी। लोकसभा चुनाव में 1st क्लास की पार्टी हो गई, आप लोगों से आगे निकल गई। इसलिए हमारी तरफ मत देखिए। आपके लिए मैं कहना चाहूंगा, वो पुराना भजन था ना, तोरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर मन की आंखें खोल। और मैं एक बात और कह दूं, आपने हिंदुत्व छोड़ा कि मैं बात कहना चाहता हूं। इसलिए जब श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा का इनविटेशन दिया गया, कांग्रेस को नहीं जाते तो अलग बात है, इन्होंने लिख के दिया कि हम नहीं जाएंगे। अरे आपको अपने घर में किसी बेटी की शादी में कोई बुलाता है, आप जाए ना जाए अलग बात है। अगर आप लिख के देते हैं कि मैं नहीं आऊंगा आपके निमंत्रण पे, इसका अर्थ होता आप सीधे अपमान करने का भाव रख रहे हैं। और किशोर जी, याद दिला दूं, आज जिस कांग्रेस की आप तारीफ कर रहे हैं, उसके 3 लोग बाबर की कब्र पे जाके उसको श्रद्धांजलि दिए हैं। 1959 में जवाहरलाल नेहरू, 1968 में इंदिरा गांधी और 2005 में मनमोहन सिंह के साथ राहुल गांधी। और इस बात का वर्णन नटवर सिंह जो विदेश मंत्री थे, उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है कि जब इंदिरा जी 68 में बाबर की कब्र के ऊपर उनको श्रद्धांजलि दे रही थी, तो मैं चंद फीट की दूरी पर खड़ा था। ऐसा लग रहा था सदियां सिमट कर लम्हे में आ गई। और बाबर को श्रद्धांजलि देना एक महान काम है, और इंदिरा जी के साथ तो वो एक अनुपम अनुभव था। महोदय, कहां से कहां आ गए। कहां बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि अगर बाबरी मस्जिद मेरे शिव सैनिकों ने गिराई तो मुझे गर्व है। कहां बाबर की कब्र पे सिजदा करने वाले और राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराने वालों के साथ खड़े हैं, फिर भी कह रहे हैं हम हिंदुत्व के अलंबरदार हैं। तो मुझे लगता है देश को ऐसे लोगों से खबरदार रहना चाहिए। मोहन श्रीवास्तव जी अभी तक शांत रहे, 1 सेकंड आ रहा हूं। अनुराग जी आ रहा हूं एंडिंग कमेंट्स के लिए। जी जी दादा। ऐश्वर्या जी, मैंने आपको सारे लोगों को सुना जी। मैं सबसे पहले तो आदरणीय हमारे स्वर्गीय नेता जो कि बहुत लोकप्रिय थे अपने बाबा सिद्दीकी जी के बारे में कहना चाहता हूं कि उनके बारे में किसी प्रकार की जो धारणाएं बनाई जा रही हैं, मैं सोचता हूं उससे अलग हटके थे। वो एक बेहतर नेता थे और हमारी पार्टी के बहुत ही मिलनसार नेताओं में उनकी गिनती थी। उनके साथ जो घटना घटी है उसका हम सब लोगों को अफसोस है
लेकिन इस प्रकार की घटनाओं को हम ये नहीं मान सकते कि महाराष्ट्र में या मुंबई में फिर से गैंगवार की शुरुआत हुई है। ये एक टारगेटेड अटैक था और निश्चित रूप से इसमें वहां की जो हमारी लोकल इंटेलिजेंस है वो उस बात को पूरी तौर से समझ नहीं पाई है। हम मानते हैं कि वो फेल्यूर हुआ है, लेकिन ये मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं महायुति की सरकार की ओर से, एनडीए की ओर से, कि महाराष्ट्र में और मुंबई में कानून व्यवस्था पूरी तौर से नियंत्रण में है। उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि जैसी ये घटना घटती है वैसे ही लोगों की गिरफ्तारियां भी शुरू हो जाती हैं और आज बहुत बड़े लेवल पर इन सारी चीजों की सारे लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। कई जगह से आर्म्स और वेपन्स भी मिले हैं। तो मैं ये नहीं मानता कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था किसी भी तरह से प्रभावित है। जहां तक बात हम लोगों के महायुति की है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की है, तो यह फैसला हम लोगों ने इसलिए लिया था कि हम लोग ये मानते हैं कि देश के विकास के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जरूरी है और यही चर्चा हमारी पार्टी में लगातार होती रही थी और इसीलिए ये हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग एनडीए का हिस्सा बनेंगे और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करेंगे। वो हम लोग कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनेगी। देखते हैं सर, जनता डिसाइड करेगी। अनुराग भदौरिया, एवरीवन ऑन है, फाइनल आंसर। अनुराग जी नहीं देंगे आप, कोई फायदा नहीं, रहने दीजिए। अब मेरा समय भी सुधांशु को दे दीजिएगा। आप बोलने देंगे नहीं, मैं बोलूंगा भी। अरे बोलिए ना, हर चीज बोलने देता हूं, बोलिए। क्या फायदा, क्या कोई फायदा नहीं। आप मेरा समय दे दीजिएगा, मैं नहीं बोल पाऊंगा। अच्छा दे दूं? बात लेके आप उड़ जाएंगे, आधी बात रह जाएगी। बोलिए 45 सेकंड्स वेस्ट। आप आधी बात लेके उड़ जाएंगे, मुझे पता है। आप सुधांशु जी को दे दीजिए। 45 सेकंड्स वेस्ट हो रहा है अनुराग दादा, बोलिए। हम कहते हैं पूरा 1 मिनट वेस्ट हो जाए, आप नहीं बोलने देंगे, मुझे मालूम है, एक्सपीरियंस। ओके, ओमकारेश्वर जी, ओमकारेश्वर पांडे, ओमकारेश्वर जी। देखिए, जिशान सिद्दीकी की हत्या एक बहुत बड़ा दाग है जो महायुति गठबंधन पे, आप अपनी ही पार्टी के नेता को नहीं बचा पाते हैं और ये बड़ा आश्चर्यजनक है कि आजकल जो अपराधी हैं वो हाथ से पकड़ लिए जाते हैं। गोली चलाने वाले अपराधी हाथ से कैसे पकड़े जाते हैं? उन पे गोली क्यों नहीं चलाई जाती? 2 करोड़ लोग रहते हैं। दूसरी बात ये है कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम इतना आ रहा है, मैं सोचता हूँ ठीक नहीं है किसी एक व्यक्ति की मृत्यु का एक व्यक्ति पे वो एक व्यक्ति बहुत पावरफुल जनाब, और बहुत सोच समझ के उठा रहा हूँ। हमें अच्छी तरह मालूम है, कि हम कानून व्यवस्था के उस पे उंगली उठा रहे हैं, लेकिन हम सोच समझ के उठा रहे हैं। नहीं, देखिए, कानून व्यवस्था इज सीरियस इशू। विशेष रूप से सुधांशु जी, जो ओमकारेश्वर जी कह रहे हैं, एंडिंग कमेंट्स फ्रॉम सुधांशु जी। सुधांशु जी, लास्ट 45 सेकंड्स बहुत महत्वपूर्ण है। लॉ एंड ऑर्डर का इशू महाराष्ट्र में, विपक्ष इसको मुद्दा बनाने वाला है। सुधांशु जी, एंडिंग कमेंट। सुधांशु जी, सुधांशु जी। लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल वो मुद्दा बनाए, तो मैंने आपको बताया वहां सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर नहीं, टेररिज्म तक बात जाएगी और पालघर लिंचिंग से लेके और जो कुछ हुआ था सारी बातें। जहां तक हमारी सरकार की बात है, बिल्कुल सही कहा बृजमोहन जी ने। एक घटना को लेकर अगर आप चाहेंगे तो मोदी जी की सरकार ने और हमारी राज्य सरकारों ने आतंकवाद और अपराध पर जो नियंत्रण पाया है 10 सालों में, नक्सल गतिविधियां इतनी कम हुई हैं, सारी चीजों में आप तिनके की ओट में पहाड़ नहीं छुपा सकते। यह बात भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ, एक बात जरूर कहूंगा इस गठबंधन पे, देखिए अभी हमारे मित्र भदौरिया जी ने कहा कि हमें तो बोलने नहीं मिलेगा तो छोड़ देते हैं। वाकई आज समाजवादी पार्टी की स्थिति है बोलने की नहीं है, क्योंकि देखिए सब एक दूसरे को झटका देने लगे। हरियाणा में कांग्रेस ने सपा को हैसियत दिखाई, उत्तर प्रदेश में सपा ने कांग्रेस को हैसियत दिखाई। कांग्रेस ने मजबूरी में कहा अब कोई बात नहीं, कोई सीट नहीं लड़ेंगे। फिर अब महाराष्ट्र आया है तो वहां कांग्रेस उनको हैसियत दिखा रही है। और इस सारी बातों का मूल भाव मध्य प्रदेश के चुनाव का 10 महीने पहले याद करिए, जब अखिलेश जी ने कांग्रेस के लिए बोला था कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है और कांग्रेस ने कहा था सपा के लिए बहुत चिरकुट पार्टी है। तो कमलनाथ जी ने कहा था अखिलेश कौन चालू, तो वो चालू और चिरकुट का खेल बिल्कुल दिख रहा है। मध्य प्रदेश में वो झटका देते हैं, तो फिर हरियाणा में वो झटका देते हैं, तो यूपी में वो झटका देते हैं, महाराष्ट्र में वो झटका देते हैं। तो लटका झटका चल रहा है। ये दिखाई पड़ रहा है कि प्यार के इकरार से ज्यादा अंदरूनी तकरार है इन दिलों में। केवल स्वार्थ के कारण ये एक दूसरे के साथ आए हुए हैं। कौन चालू है का पाके जानते कैसे गले मिल रहे हैं एक दूसरे से।
ऐश्वर्य जी, जैसे अलाउद्दीन खिलजी अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी से गले मिला था और उसके दोनों के मन में भाव था कि दूसरे को निपटा के पूरी गद्दी अपनी हो जाए, वैसे ही सपा और कांग्रेस एक दूसरे से मिले हुए। कौन चिरकुट और कौन वो, देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच। अनुराग जी, आई होप नेक्स्ट टाइम यू स्पीक मोर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच। वाराणसी कोर्ट का फैसला आया है, एएसआई सर्वे की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई है। इस आदेश के विरुद्ध हिंदू पक्ष का कहना है कि वो